Hello students, how are you all? Hope you all are good. So here I am Kaushal Thakkar, your science teacher, and in this video we are going to explain the part 2 of our chapter 2 science, and the chapter name is Animal World. So in part 1 we have seen so many important topics. Example, habitat and types of habitat, and eating habits, okay, and some special structures present in animals. Now in this part our first topic is breathing in animals. How animals breathe? All animals have their different means of breathing. So first we have to see breathing in land animals. All animals breathes in oxygen and breathes out carbon dioxide, and this process is called breathing. मतलब सारे जानवर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम श्वास लेने की प्रक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में ब्रीदिंग. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. कौन कौन से? बर्ड्स, रेप्टाइल्स एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसमें लीजर्ड, स्नेक इस तरह के जानवर आते हैं, और मैमल्स ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ करते हैं, एग्स के थ्रू बर्थ नहीं करते, तो वो मैमल्स कहलाते हैं. तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो है वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. उनके बॉडी में जो एयर है वो उनके नाक से, नॉस्ट्रिल्स से एंटर करती है या मुंह से एंटर करती है, और उनके लंग्स तक पहुंचती है थ्रू अ पाइप. नाक के द्वारा लंग्स तक पहुंचने तक एक पाइप मदद करता है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं. So air enters the body through nostrils or mouth and reaches the lungs through a tube called windpipe. Okay students, the lungs take in oxygen from the air that is absorbed by the blood and carried to all parts of the body. तो लंग्स क्या करता है स्टूडेंट्स? एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उसको ब्लड में मिक्स कर देते हैं, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी का चक्कर लगा करके डीऑक्सीजनेट हो जाता है, और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है. फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स क्या करता है? अलग कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को विंड पाइप के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक्सहेल कर देता है. द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड थ्रू नॉस्ट्रिल्स. तो लैंड एनिमल्स में ब्रीदिंग का प्रोसेस हम सब ने देख लिया. सेकेंड वन इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले एनिमल्स को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं. वो एयर इन्वायरमेंट और वाटर इन्वायरमेंट दोनों में आराम से रह सकते हैं. तो इसका कारण क्या है कि ये दोनों में रह सकते हैं? क्या इनके पास दोनों चीज़ें हैं? लंग्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ज़रूरी है सांस लेने के लिए, और अगर ये वाटर में भी रहते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या ज़रूरी होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, गिल्स. गिल्स आर अ ब्रीदिंग ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स. तो फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस में फ्रॉग. अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स व्हेन इट इज ऑन लैंड एंड रेस्पायर्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज इन अंडर वाटर. तो जो फ्रॉग होता है जब वो पानी के अंदर होता है तो वो अपने चिपचिपे चमड़े, जो स्किन है उसका, उससे वो ब्रीथ करता है, और जब वो लैंड पे रहता है तब वो अपने लंग्स का यूज़ करता है. तो एम्फीबियंस इस तरह के होते हैं. सबसे पहले जब भी एम्फीबियंस का बात आता है तो हम फ्रॉग देखते हैं, सैलमेंडर है, ठीक है, टोड है. तो इस तरह के जानवर हमें दिखाई देते हैं. अब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को एक्वेटिक एनिमल्स में देखेंगे. Fishes, prawns, crabs, etc. live in water and breathe through their gills.
एक्वेटिक एनिमल्स के पास लंग्स नहीं होते, इनके पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है उसे हम गिल्स कहते हैं। और गिल्स किस तरीके से वर्क करता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेटेड वाटर, मतलब ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड हो, उस वाटर को फिशेस अपने मुंह के द्वारा अंदर लेती हैं और गिल्स में जा कर के उस वाटर में से ऑक्सीजन अलग हो करके फिश की बॉडी पे चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में मिक्स होकर के बाहर आ जाता है। तो ये वाटर के थ्रू इनकी ब्रीदिंग होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। और यही सब हमने पॉइंट्स में बाइफरकेट करके लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पासेस इट थ्रू इट्स गिल्स। गिल्स के द्वारा ये पानी को पास करते हैं गिल्स में से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द वाटर। इस प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पानी में ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है उसको वाटर के साथ मिक्स करके गिल्स के द्वारा और फिर माउथ के द्वारा एक्सेल कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, स्पेशली फिश का बात हम कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में ब्रीथिंग प्रोसेस आखिर कैसे होता है? सबसे पहले इंसेक्ट्स में एक पेक्यूलर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। पेक्यूलर का मीन्स होता है स्टूडेंट डिफरेंट, एक अलग तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसके पास होता है। जैसे कॉकरोच है, कैटरपिलर है, ग्रास होपर, इस तरह के इंसेक्ट्स के पास अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। वो स्पिरैकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मतलब उनका जो, जैसे हमारे पास नोज है ना, तो उनके पास स्पिरैकल्स है। स्पिरैकल्स छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टूडेंट्स। उनके जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स के अंदर में, विंग्स के अंदर साइड जो बॉडी पार्ट विंग्स के द्वारा वो ढक देते हैं, वो उनके अंदर में उनके बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्पिरैकल्स बोला जाता है और वहीं से वो ब्रीथ करते हैं। These spiracles led to a number of air tubes which form a network that allows air to reach every tissue in the body of the insects. ये नेटवर्क है स्टूडेंट्स होल्स का, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं और हर एक होल से एयर ट्यूब जाता है और हर एक छोटा छोटा एयर ट्यूब हर एक टिश्यू तक पहुंचता है। तो उनका हर एक स्पिरैकल हर एक टिश्यू से कनेक्टेड होता है थ्रू एयर ट्यूब्स। इसलिए वो जब सांस लेते हैं तो एक बार में पूरा शरीर में उनका हवा भर जाता है, फिर एक ही बार में पूरे शरीर से हवा निकल जाता है। तो इस तरीके से स्पिरैकल्स की मदद से जो इंसेक्ट्स है वो ब्रीथ करते हैं। तो अब ब्रीदिंग इन एनिमल्स का जो हमारा बड़ा टॉपिक था, जिसमें हमने लैंड एनिमल्स, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और आने वाला टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स में स्टूडेंट सबसे पहले हम इंसेक्ट्स का बात करेंगे कि वो आखिरकार किस तरह की मूवमेंट्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 legs which are used for movement. Insect like ant and cockroach crawl on their legs. बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, कम से कम स्टूडेंट 6 पैर, और इन पैरों की मदद से वो अपना मूवमेंट करते हैं। स्पेशली एंट और कॉकरोच को आप अगर आज देखें तो उनके पैरों की मदद से वो क्रॉल करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स टू पैडल एंड स्विम। जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वाटर इंसेक्ट्स में भी एक नाम स्पेशल आता है वाटर बोटमैन का। वाटर बोटमैन वो अपने पैरों को इस तरीके से यूज करता है जैसे बोट में चप्पू होता है। ये इसको हम लोग इंग्लिश में ओर बोलते हैं। जैसा कि हमारा सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि वाटर इंसेक्ट्स लाइक द वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स टू पैडल एंड स्विम। छोटे छोटे नाव होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक लकड़ी से बना हुआ लंबा सा एक इक्विपमेंट होता है जिसको हिंदी में चप्पू कहा जाता है। उसको पानी में धक्का दिया जाता है ताकि बोट आगे की तरफ बढ़ सके, और इसी तरह का मैकेनिज्म ये वाटर बोटमैन भी यूज करता है। अपने पैरों को वो ओर्स बनाता है और आगे की तरफ स्विम करने की कोशिश करता है। अगर हम ग्रास होपर्स और स्टिक इंसेक्ट्स का बात करें तो इनके पास काफ़ी लॉन्ग हिंड लिम्स होते हैं, काफ़ी लंबे पैर होते हैं इनके पास, और जो इनको हॉप मतलब कूदने में मदद करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स आपने भी देखे होंगे जो काफ़ी लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं।
कुछ इंसेक्ट्स बटरफ्लाई, बीज और हाउस फ्लाइज जैसे होते हैं जिनके पास एक या दो पेयर ऑफ विंग्स होता है जिसके थ्रू वो फ्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी होते हैं और हमने आपको दो फोटोज़ भी इस स्लाइड में दिखाई हुई है। एक फ़ोटो जो है वो इंसेक्ट का मूवमेंट दिखा रहा है, दूसरा फोटो जो है वो फ्लाइंग इंसेक्ट्स का मूवमेंट दिखा रहा है। तो दो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के मूवमेंट के फोटोज़ भी है। अगला टॉपिक हमारा है मूवमेंट इन एरियल एनिमल्स, मतलब स्पेशली बर्ड्स अलग अलग तरह के उसके मूवमेंट। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स विच आर एक्चुअली देयर फोर लिम्ब। बर्ड्स जो है अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई करते हैं, लेकिन विंग्स एक्चुअली क्या है, उनका फोर लिम्ब है, मतलब उनके दोनों हाथ है। ठीक है, वो दोनों हाथ उनके इस तरह से अडेप्टेड है, और दोनों हाथों में इस तरह से फीदर्स है ऑलरेडी नेचुरली कि वो उनको उड़ने में मदद करते हैं। विंग्स हैव फीदर्स एंड आर अटैच्ड टू द ब्रीस्ट बोन ऑफ बर्ड्स। विंग्स जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फीदर्स होते हैं जो डायरेक्ट उनकी जो छाती वाला पार्ट है, जो ब्रीस्ट बोन है, वहाँ से वो फीदर्स डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो विच मेक्स देयर बॉडी लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हड्डियाँ बर्ड्स की होती है ना स्टूडेंट्स, वो अंदर से खोखली होती है, मतलब पूरा का पूरा अंदर से खाली होता है उनका बोन्स। क्यों? ताकि उनका बॉडी हल्का हो और उड़ने में उनको मदद मिले। भारी चीज़ें नहीं उड़ सकती हैं, जो हल्की चीज़ें होती है वही उड़ती है। इसलिए बर्ड्स के बोन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, और उनका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब ऐसा हो गया कि उनका जो बीक होता है ना स्टूडेंट, एक वो पॉइंट दिखाता है, और उनके बीक के पॉइंट से उनका बॉडी आगे से पीछे की तरफ धीरे धीरे करके वाइडेंड होता है। मतलब एक तरीके से ये अलग सा शेप है, स्ट्रीमलाइंड शेप, जिसके कारण से जो एयर रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स के, आप अगर कोई भी चीज़ कभी उड़ रही होती है तो हवा उसे रोकता है। हवा की ताकत से वो ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए बर्ड्स का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप है। इस कारण से वो हवा का जो फोर्स है उसको कम करने में वो सफल होते हैं और उड़ने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। Some birds have large bodies but poorly developed wings, hence they are unable to fly. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, आप समझ लीजिए वो थोड़े भारी भी होते हैं, उनके विंग्स भी उतने अच्छे से डेवलप, नेचुरली ही उनके विंग्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं हैं, इस कारण से वो बर्ड्स कभी उड़ नहीं पाते। और ऐसे बर्ड्स को हम पहले से ही काफ़ी जानते हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू, ये कुछ ऐसी बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं जो उड़ नहीं सकती। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जो है मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स। ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास 4 लिम्स होते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 लिम्स। द 2 लिम्स इन द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड द 2 बिहाइंड आर कॉल्ड हिंड लिम्स। अगर आप डॉग का स्ट्रक्चर को अभी मन में लाओ तो आगे की तरफ जो उनके 2 लिम्स होते हैं डॉग के, उसे आप फोर लिम्ब कह सकते हो, और डॉग के पीछे की तरफ जो 2 लिम्स होते हैं उसे आप हिंड लिम्स कह सकते हो। कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स हुए और डॉग भी हुआ, उनके 4 लिम्स होते हैं मूव करने के लिए। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे आप कंगारू बोल दें, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कंगारूज के सिर्फ हिंड लिम्स होते हैं, ओनली देयर हिंड लिम्स टू मूव और हॉप अराउंड। होते तो उनके 4 लिम्स ही है, लेकिन जो 4 लिम्स और आगे के जो 2 लिम्स होते हैं उन्हें भी FORE 4 लिम्स कहा जाता है, और पीछे के जो होते हैं 2 उसे हिंड लिम्स कहा जाता है। लेकिन कंगारू का जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसके हिंड लिम्स से होता है, क्योंकि वो हॉप करने में आपने देखा होगा सिर्फ वो अपने 2 पैरों का यूज़ करता है। आगे के 2 हाथ जो होते हैं उससे वो मूवमेंट नहीं करता, उससे वो दूसरी चीज़ों में काम करता है। तो मूवमेंट के लिए सिर्फ उसका हिंड लिम्ब ही जिम्मेदार होता है। ह्यूमन बींग्स का बात करें तो हमारे जो लिम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड लिम्स होते हैं। द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड। हम अपने हिंड लिम्स मतलब लेग्स को सीधा खड़े रहने, अपने बॉडी को सपोर्ट करने, चलने और दौड़ने में हम यूज़ करते हैं। मतलब हमारा भी जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर हमारे हिंड लिम्स से, मतलब लेग्स से ही हमारा मूवमेंट होता है। हाथ से तो हम दूसरे काम करते हैं, वी वर्क फ्रॉम हैंड्स बट वी वॉक फ्रॉम लेग्स। ओके, तो मूवमेंट के लिए ह्यूमन बींग्स में भी सिर्फ हिंड लिम्स ही जिम्मेदार होते हैं।
Crocodiles, lizards, tortoise and turtles have short limbs that help them to crawl. कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे क्रोकोडाइल, लीजर्ड, टॉर्टोइज एंड टर्टल आपने देखा होगा, इनमें से किसी को भी आपने देखा होगा, तो उनके हाथ पांव काफ़ी छोटे छोटे होते, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, और वो उन्हीं हाथ पांव से क्रॉल करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्नेक लिम्बलेस रेप्टाइल है, जिसका कोई हाथ पैर स्नेक का नहीं होता है। हमने स्नेक के बारे में बात किया, स्नेक में क्या होता है, स्नेक में होते हैं स्केल्स उनके बॉडी में। ठीक है, वो अपने स्केल्स और प्लेट्स जो उनके बॉडी में होते हैं, हम स्केल्स को प्लेट्स भी बोल सकते हैं, उसके मदद से ही वो ज़मीन में क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। अंडर साइड मतलब उनके बॉडी का जो पार्ट जमीन से टच होता है वो पार्ट अंडर साइड कहलाता है, और उस पार्ट में ही स्केल्स होते हैं जो स्नेक को मूव करने में मदद करते हैं। हमारा अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन इन एनिमल्स। माइग्रेशन इज दैट some animals move along long distances at certain times of the year. एक साल में एक समय ऐसा आता है जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह लंबे हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल इन लार्ज ग्रुप्स, और जब इतना लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल करते तो वो कभी अकेले या इक्का दुक्का नहीं होते, वो काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी बड़ा ग्रुप बना करके ट्रैवल कर रहे होते हैं। दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। ये जो इतना बड़ा मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का, एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटर एक बड़ी संख्या में वो जब चलते हैं तो उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो आप ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि माइग्रेशन सर करते हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा, जहाँ वो रह रहे हैं वो जगह ज़रूर उनके लिए ख़राब हो गई होगी, तो ही वो दूसरी जगह के लिए वो कूच करते होंगे, दूसरी जगह के लिए जा रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। जिस जगह वो रहते हैं साल में एक बार वहाँ का क्लाइमेट उनके लिए तकलीफ देह बन जाता है, जिस कारण से वो अपने क्लाइमेट को बदलने के लिए उनके हिसाब के, उनके सूटेबल क्लाइमेट को के लिए जाने के लिए वो इतना बड़ा माइग्रेशन करते हैं। और स्पेशली बहुत बार उनको ऐसा भी लगता है कि जिस जगह पे वो है उस जगह पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसे न्यू वंस को बर्थ करने के लिए वो दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं। ये दो कारण हो सकते हैं एनिमल्स के इतने बड़े मात्रा में इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण। Some birds like the Siberian crane and the great flamingo visit India every winter। और सबसे अच्छी बात तो ये है स्टूडेंट्स कि साइबेरियन क्रेन और ग्रेट फ्लैमिंगो जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स भारत में एक साल में एक बार विंटर के समय आते हैं। The Arctic tern travels a distance of nearly 70,000 km in a year from the North Pole to the South Pole and return back। और एक और बहुत अच्छा नाम है जिसका नाम है आर्टिक टर्न। ये भी एक बहुत बड़ी माइग्रेटरी बर्ड है और ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लगभग 70,000 किलोमीटर। स्टूडेंट्स 70,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये एक साल में नॉर्थ पोल से साउथ पोल और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल आते हैं। ऐसा नहीं है माइग्रेशन वो कुछ समय के लिए ही करते हैं, मीन्स हमेशा के लिए वो परमानेंटली माइग्रेट कभी नहीं होते स्टूडेंट्स। इस तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो साल में अभी यहाँ है तो अगर यहाँ क्लाइमेट ख़राब हो गया, थोड़ा उनके लिए हार्श हो गया, तो ये वापस से माइग्रेट करके उसी जगह पर चला जाएंगे। फिर वहाँ का क्लाइमेट जब तक ठीक रहेगा वहाँ रहेंगे, फिर यहाँ से माइग्रेट करके वो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, इनका कोई परमानेंट जो हैबिटेट है वो नहीं होता माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 एनिमल वर्ल्ड समाप्त होता है, इज कंप्लीटेड। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, stay home, stay safe and always stay blessed. Thank you so much for hearing.